Good morning student and welcome in accountancy class of 8th November 2020, and today we shall begin a new chapter, that is bank reconciliation statement. As you know, the half yearly exam is going to beginning from 25th November 2020. So in this light of half yearly exam, we have to cover syllabus very fast. That's why I am preparing a video or two per day in each subject, means for accountancy as well as in BST also. So today we shall learn bank reconciliation statement, and it is also been cleared that in half yearly examination all multiple choice question will be coming. So there is no need to prepare questions right now. For the point of preparation of examination, you should learn the book thoroughly. You should read it and to understand it, the language and the theory thing, the concept of theory, means the concept you have to understand. And if you practice 2 or 3 questions, then it's very good. Then you could solve all questions. I can say 80 out of 80 you can score. So okay, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चलिए हम लोग पढ़ते हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 5 in accountancy. Till chapter number 4 we have completed. तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ. बैंक का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ये बैंक है. रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुधारना. और स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक लेख है, कथन है, स्टेटमेंट है. इसमें जो कि एक पेपर पे हम लोग इसको लिखते हैं, किस प्रकार हम लोग सुधार करते हैं बैंक का बैलेंस का. तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया. अब क्वेश्चन उठता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या. तो हम लोग इससे पहले कैश बुक पढ़े हैं. कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक पढ़े हैं. डबल कॉलम कैश बुक में हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो होता है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड जो होता है. तो रिसिप्ट साइड में भी हमारा 2 कॉलम होता है, कैश का और बैंक का. और पेमेंट साइड में भी 2 कॉलम होता है, कैश का और बैंक का. जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं, अगर इन फॉर्म ऑफ कैश रिसीव किए तो कैश के कॉलम में लिख देते हैं, और अगर हम लोग इन फॉर्म ऑफ बैंक ट्रांसफ़र में रिसीव करते हैं, यानी हमारे खाता में क्रेडिट कोई कर देता है, तो वो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं कैश बुक का. और उसका वाइस वर्सा नहीं, उल्टा जब होगा तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं. तो होता क्या है कि कैश बुक जो है वो कस्टमर बनाता है. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है. बैंक में जब हम लोग खाता खोलते हैं, तो बैंक में जब हम लोग खाता खोलेंगे तो हमारा आप समझ लीजिए कि हम जाके बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो बैंक हमें एक पासबुक देगा. और वो पासबुक क्या होता है, वो बैंक का जो अकाउंट है ना, उसका वो प्रिंट आउट होता है, यानी जेरोक्स कॉपी होता है. जस्ट वो अपना जो उसके अकाउंट जो वो बना रहा है, आपका अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है, वो छाप के दे देता है आपको. यानी बैंक का वो बुक है, वो कस्टमर का बुक नहीं है. और कैश बुक जो होता है, कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कैश बुक इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर. तो बैंक का आप कस्टमर हैं, तो एज ए कस्टमर यू प्रिपेयर योर बुक एंड दैट इज कैश बुक. और कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम बनेगा. और कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, यहाँ आपको उससे लेना देना है, कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है. कैश तो आपके पास ही है, कैश आया और जो गया, जो बचा वो आपके पास है. लेकिन बैंक में जो भी चीज़ें जमा हुई हैं, और जो बैंक में आपका जो पैसा आपने निकाला है या उसमें वहाँ जमा किया है, तो उसका जो आपका जो आपने अपने बुक में रिकॉर्ड किया है, यानी कैश बुक में जो रिकॉर्ड किया है, और जो पासबुक में जो बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है कभी कभी. तो ये दोनों डिफरेंस का कारण होगा डेफिनेटली. और ये कारण बिल्कुल ईजी है. कभी ऐसा हो नहीं सकता है, मान लीजिए कि मैंने बैंक में 5,000 रुपये जमा किया, तो हमारे कैश बुक में वो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में 5,000 दिखाएगा, लेकिन वो पासबुक के क्रेडिट साइड में भी 5,000 रुपये आना चाहिए. जस्ट अपोजिट होता है.
यानी कैशबुक में जो बैंक में डेबिट होगा वो पासबुक में वही चीज़ सेम चीज़ वहाँ क्रेडिट होगा, यानी अपोजिट होगा। तो वो होना चाहिए। जो कैशबुक में बैंक कॉलम में जो क्रेडिट किया हुआ है कैशबुक में, वो पासबुक में वही चीज़ जो है वो डेबिट होगा। तब मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये कैशबुक है मान लीजिए, और इस तरफ पासबुक है। पासबुक इसका दो साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और इसका भी दो साइड होता है, डेबिट साइड होगा एक क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट मतलब इधर प्लस होता है, यानी जो भी आप पैसा आपका इंक्रीज कर रहा है वो इस तरफ लिखेंगे। सिमिलरली बैंक जो भी आपका पैसा जो इंक्रीज करेगा वो क्रेडिट साइड में लिखेगा। ठीक है, कैशबुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड एक जैसा होता है। और कैशबुक में जो भी हम लोग डिक्रीज करेंगे, जो माइनस चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे कि चेक दिया किसी को तो इस तरफ लिखेंगे, चेक से किसी को पेमेंट दिया इस तरफ लिखेंगे, किसी को बैंक से ट्रांसफ़र किया इस तरफ लिखेंगे, यानी सारा जो माइनस वाला चीज़ इधर इस तरफ होगा। तो बैंक हमारा जो जितना भी डेबिट होगा वो हमारा सारा माइनस होगा। तो आप समझ लीजिए कैशबुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड एक ही होता है, वो प्लस साइड रहता है। और कैशबुक का क्रेडिट साइड और पासबुक का डेबिट साइड दोनों एक ही साइड होता है, और वो ये माइनस साइड होता है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, यानी कस्टमर। बैंक का आदमी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाता है, बैंक ऑलवेज करेक्ट है। गड़बड़ कब होता है? जब हम लोग मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि हम चेक से पेमेंट करते हैं, तो चेक से पेमेंट करने का क्या तरीका है कि हम लोग चेक में जिसको पेमेंट करना उसका ऊपर नाम लिख देंगे। मान लीजिए अभय जो है वो नवीन को पेमेंट कर रहा है ₹5000 थ्रू चेक, यानी चेक से पेमेंट कर रहा है। तो अभय का जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक ने अभय को एक चेकबुक दिया होगा, और चेकबुक में अभय का अकाउंट नंबर, बैंक का पता, एफएससी कोड, अकाउंट नंबर सब लिखा होगा, और उसमें लिखा रहता है पे दिस मच अमाउंट। तो वो भर देगा पे नवीन कुमार ₹5000, डेट दे देगा आज का 7 नवंबर 2020, और अपना सिग्नेचर करेगा और चेक फाड़ कर नवीन को दे देगा। ये बैंक में नहीं जमा रहा, उसने नवीन को, अभय ने नवीन को दे दिया, और जैसे ही नवीन को देगा वो अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा अभय क्रेडिट साइड में बाय नवीन। कैशबुक का बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय नवीन ₹5000। तो इसने अपने अकाउंट में बैंक को सीधे घटा दिया 5000 रुपये से। लेकिन होता क्या है कि अब ये नवीन के पास ये चेक पड़ा है 20 दिन से 25 दिन से, चेक का वैलिडिटी 3 महीने तक होता है। मान लो कि नवीन ने उसको 1 महीने तक रख लिया, वो बैंक में उसने जमा ही नहीं किया, नवीन ने, उसको पैसा चाहिए ही नहीं। तो जो बैंक, मान लो जो उसका, अब नवीन का अकाउंट कैनरा बैंक में है, तो नवीन ने अपने कैनरा बैंक में उसको जमा किया, तो कैनरा बैंक वाला उस अकाउंट से, यानी उस चेक को भेज देगा स्टेट बैंक में, जहाँ जिस अकाउंट का है अभय का अकाउंट जहाँ है, वहाँ से क्लियर होकर वो पैसा क्लियर होगा। तो जब भेजेगा तब जाके क्लियर होगा। तो ये जो टाइम डिफरेंस है इसकी वजह से डिफरेंस पैदा हो जाता है, यानी कि अभय ने इमीडिएटली अपने बुक में माइनस कर लिया 5000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में अभय के बैंक खाते से 5000 रुपया माइनस नहीं हुआ। वो कब माइनस होगा? जब नवीन जो है अपने बैंक अकाउंट में अभय के द्वारा दिया गया चेक को डिपॉजिट करेगा। तो इसमें जो भी टाइम लगता है इसकी वजह से डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो बैंक पेमेंट तभी करेगा जब बैंक के पास चेक प्रेजेंट होगा, जब आएगा, और बैंक के सामने वो प्रेजेंट नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण डिफरेंस का होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र, मान लीजिए बैंक आपके अकाउंट से इंटरेस्ट का पैसा काट लिया, चाहे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा दे दिया, जो कि हमें पता नहीं होता है। डेफिनेटली बैंक अपना हिसाब करता है, 3 महीना के अंत में जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके अकाउंट में चढ़ा देता है, 10 रुपये 20 रुपये जो भी है। आप देखिएगा अपना पासबुक, तो उसमें आपको दिखेगा कि क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में जमा हुआ है, यानी प्लस हुआ है, और डेबिट का मतलब वो कटा है। अगर बैंक चार्जेज, अगर कुछ चार्ज कटा है, डेबिट हुआ, इसका मतलब कुछ पैसा कटा है। ठीक है। और कैशबुक में उल्टा होता है, कैशबुक में अगर डेबिट हुआ तो इसका मतलब हुआ कि आपका अकाउंट में ऐड हुआ, और कैशबुक में क्रेडिट हुआ तो आपका अकाउंट में माइनस हुआ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं।
यही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है और ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझिएगा तो इसको आप तुरंत स्टेटमेंट को बना दीजिएगा। अब आइए कुछ चीज़ें जो है फेवरेबल और नॉन फेवरेबल चीज़ बता देते हैं। फेवरेबल बैलेंस और नॉन फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो बता देते हैं। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है प्लस बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस या कैशबुक का डेबिट बैलेंस। प्लस बैलेंस का मतलब क्या, कैशबुक का डेबिट बैलेंस, इसको हम लोग फेवरेबल यानी अपने फेवर वाला बैलेंस बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस। और नॉन फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि माइनस बैलेंस यानी कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए, कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, कैशबुक का डेबिट बैलेंस भी पॉजिटिव है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वो भी पॉजिटिव है, यानी ये दोनों जो है फेवरेबल बैलेंस है। और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान दीजिए, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस दोनों जो है नेगेटिव बैलेंस है, यानी नॉन फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो ये प्लस हुआ डेबिट, ये माइनस क्रेडिट हो गया, ये हम कैशबुक का बात बता रहे हैं। सिमिलरली अगर पासबुक में अगर हम लोग चलेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस तरफ का बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस है और इस तरफ का जो बैलेंस है वो नॉन फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल जिसको बोलेंगे नॉन फेवरेबल। तो ये फेवरेबल नॉन फेवरेबल एक ही मीनिंग है। फिर आप देखिए इसका जो फॉर्मेट बनाया है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो बनाया ऑलवेज बनाया जाता है कस्टमर के द्वारा। तो आप यहाँ देखिए एक में प्लस दिया, एक में माइनस दिया है तो जो भी चीज़ें आपको अपने अकाउंट में प्लस करना है तो प्लस के साइड में लिख देंगे और जो माइनस करना है वो माइनस के साइड में लिख देंगे। और ये जो है डिफरेंस का कारण है, ये डिफरेंस का कारण है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक में जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिख दिया प्लस में, और कैशबुक में अगर नेगेटिव बैलेंस हो तो इस तरफ लिख देंगे। और अगर जो चीज़ जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये ऐड होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऐड होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ये माइनस होता है, और बैंक चार्जेज ये निगेटिव है, ये इधर माइनस होता है। तो अगर हम इसमें यानी बैलेंस एज पर कैशबुक में ये वाला में ये दोनों ऐड कर दें और ये दोनों घटा दें अगर कुछ है, तो हमारा अपने आप जो है बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, आना ही है। और जस्ट इसका उल्टा अगर हम लोग करें मैथमेटिकली देखें तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें प्लस होगी और ये दोनों माइनस होगा, तो ये वाला आएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है x + 3 = 8, तो ये वाला जब इक्वल के इस तरफ जाएगा, ये वाला जब इस तरफ हम लोग ले आएंगे तो 8 - 3 हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है मान लो कैशबुक है और पासबुक है, तो इसमें जो आइटम इधर प्लस होगा वो पासबुक में जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरफ जो आइटम प्लस होगा इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ होता है। अब देखिए एक पासबुक का नमूना आपको दिया है, ये है धीरेन्द्र नेशनल बैंक, कनाट प्लेस, अकाउंट नंबर दिस, नेम है देव पंडित और ब्रांच का नाम है दिल्ली रेनकुटा, और आपका डेट है 30/9/2016, ये आईडी है, पेज नंबर 1 है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है फ्रॉम 1 अगस्त 2016 से लेके 30 सितंबर तक का है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि सारा डेट के साथ दिया हुआ है। CLG का मतलब है क्लियरिंग है, सेल्फ मतलब खुद ही निकाला है, और ये दिल्ली का ब्रांच है। CLG मतलब क्लियरिंग है, क्लियरिंग मतलब जो भी हमने किसी को चेक दिया है तो वो आपके अकाउंट से लेगा। और ये डेबिट क्रेडिट क्लियर कर दिया है कि ये बैलेंस आपका है, ये मार्क्स है। प्लस कहने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट में पैसा है, और जब ये माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब कि उल्टा आपने बैंक से पैसा लिया है, आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा बचा हुआ नहीं है।
ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 50,782 रुपया 30 पैसा है, इसमें 35,000 रुपया डेबिट है तो माइनस हो गया, तो ये इतना बचेगा। फिर 10,000 और माइनस हो गया तो ये 5,000 बचेगा। फिर इतना प्लस हो गया तो इतना हो गया, यानी क्रेडिट वाला ये प्लस आइटम है, ये माइनस आइटम है। तो इस तरह से फाइनली आपके पास इतना 21,889 रुपया 30 पैसे है बचा हुआ है ना। तो इसमें आप इंटरेस्ट वगैरह भी जो होता है, अगर मान लीजिए बैंक चार्जेस है तो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट है तो यहाँ आएगा, सिमिलरली है। तो ये हुआ आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर एंड दिस इज प्रिपेयर्ड टू मैच द बैलेंसेस ऑफ पासबुक टू कैश बुक, यानी पासबुक का बैलेंस को जानने के लिए हम लोग कैश बुक के बेसिस पे अगर बनाएंगे तो भी बन सकता है, और पासबुक के बेसिस पे बनाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। मतलब हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कैश बुक में बैंक कॉलम में 50,000 रुपया दिखा रहा है, लेकिन आप पासबुक में प्रिंट आउट लेने गए तो आपको पता चला कि इसमें 30,000 रुपया दिखा रहा है। तो ये असंभव हो नहीं सकता। यहाँ 50,000 रुपया आपका अकाउंट में दिखा रहा है, यहाँ 30,000 दिखा रहा है, तो ये 50 का 50 होना चाहिए, 30 का चाहे 30 होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए आप कैश बुक को अगर मान लीजिए डिफरेंस मान के चलते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कैश बुक में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, यानी इसको बेसिस माने 50,000, तो 50,000 में कुछ अगर हम 20,000 घटा दें तो हमारा 30,000 आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो 50,000 में से 20,000 घटेगा तब जाके 30,000 आएगा। यानी कुछ ऐसा चीज़ है जो बैंक ने घटा दिया है, आपने नहीं घटाया है। तो अगर आप उसको अपने 50,000 रुपये में से उस 20,000 रुपये को घटा दीजिएगा तो आपका भी 30,000 रुपया ही दिखाने लगेगा। तो वो 30,000 रुपया जो है आपने नहीं घटाया है और बैंक ने आपका घटा दिया है। हो सकता है कि इंश्योरेंस का कोई अमाउंट हो और बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को ऑन योर बिहाफ, आपके तरफ से उसने पेमेंट कर दिया और आपको पता भी नहीं है। तो आपने वो 20,000 रुपये को अपने अकाउंट से घटाया नहीं, इसलिए आपका अकाउंट 50,000 रुपये दिखा रहा है, और पासबुक हटा दिया इसलिए उसको 30,000 रुपये दिखा रहा है। तो अगर आप 50 में 20,000 को घटा दीजिएगा तो आपका 30,000 आ जाएगा। यही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास 50,000 है और यहाँ 30,000 है और एक आइटम मान लीजिए 20,000 हम यहाँ से घटा दें तो हमारा भी 30,000 आ जाएगा, और 30,000 के आपका समाधान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे पास भी 30,000 और बैंक के पास भी 30,000। तो इसको अगर बेसिस आप 50,000 को लेते हैं तो 20,000 को घटाना पड़ा। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट लेंगे, अगर मान लीजिए कि पासबुक का आप ले लीजिएगा कि 30,000 है और मेरा कैश बुक में 50,000 इधर है, तो आपको ये 30,000 घटाने के बजाय 20,000 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये मैच कर जाएगा। तो यानी एक ही आइटम अगर हम लोग कैश बुक में बेसिस बना कर लें तो यदि वो आइटम यहाँ पर प्लस होता है तो पासबुक को अगर हम बेसिस बना के चलेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी मैथ का इक्वेशन में बताया कि x प्लस अगर x इज इक्वल टू वाई है तो आप जो यहाँ पे कुछ भी प्लस कीजिएगा, तो अगर आप इसको बेसिस मान के अगर आप इसको इस तरफ ले जाइएगा इसी चीज़ को, और एक्स वाई को अपने जगह पे छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा, तो यहाँ जो ये प्लस के साथ एक्स हो रहा है, ये एक्स के साथ ये प्लस जो हो रहा है ये आइटम, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। एकदम सिमिलरली वही है। कैश बुक और पासबुक दो चीज़ें हैं, दो बिंदु हैं। अगर हम कैश बुक में कोई चीज़ को ऐड करते हैं और पासबुक का बैलेंस निकलता है तो जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, यानी पासबुक में उसी आइटम को माइनस करेंगे तब जाके कैश बुक का बैलेंस निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और ये सारा रीजन्स है जिसकी वजह से डिफरेंस पैदा होता है, और इस तरह से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और जहाँ समझ में नहीं आए पूछिएगा। और एक बात कि इसमें अमेंडेड कैश बुक है, अमेंडेड कैश बुक वो हमारे इस बार के सिलेबस से हटा दिया है। अमेंडेड कैश बुक को लास्ट में पढ़ना था, अमेंडेड कैश बुक ये हमारा सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग नहीं पढ़ेगा। तो आप छोटा छोटा सवाल इसमें है उसको आप बना के चलिएगा
तो आपका इजीली बन जाएगा ये। एक आध दो सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं एक सवाल को डिस्कस कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन 1, चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद, यानी मिस्टर विनोद का ये कुछ है मैटर। मिस्टर विनोद प्रिपेयर BRS, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को BRS बोलेंगे। एज ऑन 31 मार्च 2017 31 मार्च को आपको BRS बनाना है। और यहाँ बता रहा है कैश बुक के अनुसार आपका 50,000 रुपया है। देखिए और दूसरा में हमने दिया है पॉइंट नंबर 1 में बता रहा है कि कैश बुक के अनुसार हमारे पास बैंक में 50,000 रुपया होना चाहिए। ये लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो दिखा रहा है 50,000 रुपया, यानी ये कैश बुक में शो कर रहा है। यानी आपके पास आपके क्वेश्चन में कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया है। तो अगर हम लोग ये प्लस और माइनस दोनों तरह से देखेंगे तो इस 50,000 को हम लोग प्लस में रखेंगे क्योंकि ये बैंक बैलेंस दिखा रहा है, ये 50,000 हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये प्लस में होता है तो इसको हम लोग 6,000 प्लस कर देंगे। बोलिएगा सर ये 6,000 रुपया प्लस कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो इसका अर्थ ये है कि मिस्टर विनोद ने किसी को 6,000 रुपये का चेक दिया होगा, लेकिन आप जैसे ही मिस्टर विनोद ने 6,000 रुपये का चेक दिया, जो अभी मैं अभय और नवीन का एग्जांपल बता रहा था कि अभय ने नवीन को चेक दिया और जैसे ही दिया उसने अपने बुक से उतना माइनस कर दिया। ठीक उसी प्रकार विनोद ने 6,000 रुपये का चेक दिया किसी को और अपने बुक से माइनस कर दिया तुरंत, परंतु उस आदमी ने वो प्रेजेंट ही नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी आपका बैंक बैलेंस घटा नहीं है। तो आपका बैंक बैलेंस घटा नहीं है तो और आपने कैश बुक को घटा दिया है, तो कैश बुक के बैलेंस जो ये 50,000 रुपये है इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा तभी जाके वो मैच करेगा। यानी ये हमने अभी हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमें कर दिया है, तो इसको रिवर्स करके समाप्त कर देंगे, यानी जो माइनस किया था उसको हम लोग प्लस कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। सेकेंड पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट है ये, बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000, यानी बैंक ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में, देखिए पहले था 50,000 प्लस था, ये प्लस और माइनस है, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है मान लो, तो अभी हमने 6,000 रुपये को प्लस किया। ये भी हमारा प्लस का आइटम नंबर 3, क्योंकि बैंक ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में 8,000 रुपये जमा कर दिया जो हमें पता नहीं है। तो हमें पता नहीं है, बैंक ने जमा कर दिया तो हमें भी जमा करना होगा, जोड़ना होगा, चूँकि ये कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक वाले जो कर रहे हैं उसमें हमें करना पड़ेगा और जो हमने किया है उसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर हमने माइनस किया है तो प्लस करेंगे और प्लस किया है तो माइनस करेंगे, और अगर पासबुक वालों ने यानी बैंक वालों ने जो प्लस किया है वो यहाँ प्लस करना पड़ेगा और बैंक वालों ने अगर माइनस किया है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 4, बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस का मतलब होता है कि बैंक ने आपके अकाउंट से माइनस कर लिया 400 रुपया, तो बैंक ने माइनस किया, आपने भी माइनस कर लो, आप भी माइनस कर लो, बैंक ने माइनस कर लिया, आपको पता नहीं। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों 2, 3, 4 इसका 2 वाले पॉइंट में बैंक को पता नहीं है कि आपने किसी को चेक दिया, 3 और 4 वाले पॉइंट में आपको पता नहीं है, लेकिन बैंक ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में 8,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया और 400 रुपया माइनस कर दिया था, तो वो हम लोग उसी तरह कर दिए। नंबर 5 आइए, ए चेक ऑफ 6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, हमने 6,000 रुपया का चेक जो है जमा किया था लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया है। तो हमने जमा किया था 6,000 रुपया, तो जैसे ही हमने कैश बुक में 6,000 रुपया तुरंत हमने अपने कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में जमा ही नहीं किया है। इसका मतलब है कि आपका जो कैश बुक है वो 6,000 रुपया ज़्यादा है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। लो ये बन गया ये सवाल, देखो तो इसका प्लस आइटम जो है हमारे पास 3 है, 1, 2, 3, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा ये 64,000, और यहाँ पे 2 माइनस आइटम है 6,400 हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो, और 64,000 में अगर 6,400 हम लोग घटा दें तो 57,600 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। इसका अर्थ हमारे पास बैंक में, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो बैंक बैलेंस होगा वो 57,600 होगा।
एज पर पासबुक, यानी पासबुक हमारा 57,600 रुपये दिखा रहा होगा। सी दिस, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर बनाना शुरू करेंगे तो हमारा पासबुक में आंसर आएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर पासबुक रखते हैं या कैशबुक की जगह पासबुक रखें अगर, तो ये हमारा कैशबुक में आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा है। तो छोटा छोटा भी 2-3 सवाल ही आप लोग बनाइए और बनाकर सीखिए, और जहाँ समझ में नहीं है वो गाइडेंस क्लास में आके हमसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।